आप सब लोग, हम सब लोग और एक ना टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे रहते हैं हमेशा, जिसके बारे में ना आपको पता होता है और ना हम डॉक्टर्स को पता है, हम भी इग्नोरेंट रहते हैं। उसका रीज़न मुझे भी कुछ साल पहले तक नहीं पता था। उसका रीज़न ये है कि इसको मेडिकल करिकुलम में कभी पढ़ाया नहीं जाता और वी आर नॉट एक्चुअली लिविंग, वी आर वेटिंग फॉर डेथ, एक्चुअली वी आर रस्टिंग अवे टू डेथ। अगर ये वर्ड बोलूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा है कि एक दीमक की तरह हमारी बॉडी को कुछ खाते जाता है और हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद, अगर हम बीमारी को लॉन्ग टर्म में देखें ना, एवोल्यूशन में देखें, ये नहीं कि आज हमें सिम्टम आए, आज डायग्नोसिस हुआ, उस वो कोई भी बीमारी जब भी आती है उसको कई साल लगते हैं। ये नहीं होता कि आप सीधा ही ग्रेड 3 फैटी लिवर और उसके बाद सिरोसिस में पहुंच जाते हैं। पहले ग्रेड 1 होता है जिसको आप इग्नोर कर देते हो, फिर ग्रेड 2 होता है। डायबिटीज भी एकदम से नहीं आती, कैंसर भी एकदम से अपनी जगह नहीं लेता। तो ये जो आपके सामने एक ग्राफ है, ये आपकी लाइफ को दर्शाता है। इसमें जब डायग्नोसिस होता है ना, एक्चुअली हम सब क्लिनिक पे जो बैठे हैं, हम डॉक्टर्स और इतने बड़े बड़े अस्पताल खोले जिन्होंने अपने नाम के आगे हेल्थ केयर लगाया, एक्चुअली उनको हेल्थ केयर नहीं लिखना चाहिए, उनको सिक केयर लिखना चाहिए। क्योंकि आप एज ए पेशेंट भी उनको अप्रोच तभी करते हैं जब जो है कि यहाँ डायग्नोसिस हो जाता है, यानी कि आप इस ऑरेंज जोन में पहले से आ चुके होते हैं। कभी भी आप ये इस येलो जोन में ध्यान देते हैं कि भाई कुछ ना कुछ अंदर गलत चल रहा है, और ना हम उसके लिए कोई टेस्ट कराते। हमारी मेजर पॉपुलेशन इस फंक्शनल इलनेस, जो मैंने शब्द लिखा है यहाँ, फंक्शनल इलनेस में जी रही है, यानी कि एक ऐसे प्रोसेस के थ्रू जा रही है जिससे एक एक करके उनको बहुत सी बीमारियां लगने वाली हैं। और इसके बारे में ना कोई डॉक्टर बात करता है, ना कोई पेशेंट सुनना भी चाहता है और ना एक्ट करना चाहता है। आपने चाइनीज बैम्बू के बारे में सुना है? उसका ना बीज जब हम बोते हैं तो उसको रोज पानी देते रहना पड़ता है, देते रहना पड़ता है 5 साल तक, और 1 इंच भी उसमें से ग्रोथ नहीं दिखती 5 साल तक भी, वो जमीन के बाहर बिल्कुल नहीं दिखता। हमारी बीमारियां भी इसी तरीके से हैं। वो 5 साल तक अपनी रूट्स पहले जमीन के अंदर भेजता है गहराई तक, और 5 साल के बाद जब वो शूट आता है निकल के, तो उसकी ग्रोथ रेट इतनी होती है कि वो विद इन डेज एंड वीक्स 90 फीट की हाइट तक ले लेता है। तो बीमारियां भी ऐसी है, एकदम डायग्नोसिस होता है एंड फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐड होती रहती। इसी फंक्शनल इलनेस को हम लोगों ने आज डिस्कस कर रहे हैं, और इसी फंक्शनल इलनेस, इसी टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए हमने ये एक होलिस्टिक प्रोत्साहन प्रोग्राम का डिजाइन किया है। आदर्श होम्योपैथी क्लिनिक पे हम ऑफ कोर्स, हमें जो बीमार लोग हमारे पास आते हैं उनको तो ठीक करने की कोशिश करनी ही है, करते भी हैं, लेकिन हमारा मेजर रोल ये रहता है कि हम किस तरह से आपको रिवर्स कर दें पहले ही लाइफस्टाइल डिजीजेस से, ताकि वो आप उन बीमारियों से आने से पहले ही बच जाए। और इस Before we begin, let me introduce myself. My name is Dr. Jayant Sharma, father of two beautiful angels, a fighter pilot aspirant turned homeopathic physician with a cumulative experience, medical experience of more than 15 years, a COVID warrior with a total count of more than 20,000 COVID cases treated exceptionally with homeopathy alone, a psychotherapy consultant, a lifestyle implementer, and an ultra marathoner who have completed two world's highest ultra marathons, Silk Road Ultra 122 kilometers and Khardungla Challenge 72 kilometers, and an avid गार्डनिंग एंथुजियास्ट, जिसका ये मानना है कि जितना हो सके हमें अपने ही घर पे, चाहे टेरेस पे, चाहे बालकनीज में या फिर गार्डन में, अपना खाना खुद उगाना चाहिए, ताकि हम बीमारियों से अपने आप को, बीमारियों पैदा करने वाले जहर से, जिनको पेस्टिसाइड और केमिकल्स फर्टिलाइजर कहते हैं, उनसे बचा सके। ये जो प्रोग्राम बनाया गया है, ये 15 साल के इस मेडिकल और स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस, इन डेप्थ वैदिक साइंस, जो वैदिक ज्ञान है, प्लस मॉडर्न मेडिकल रिसर्च को एक साथ रिसर्च करके, और साथ में हमारा जो 15 साल का मेडिसिन का एक्सपीरियंस, जो पेशेंट ने हमें सिखाया है, पेशेंट को ठीक करके हम सीखे हैं, इन सब का एक कॉम्युलेटिव होलिस्टिक अप्रोच ये प्रोत्साहन प्रोग्राम है। इसके पीछे की इंस्पिरेशन है फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हैनेमैन, जिनका कहना था कि जब तक आप मेंटेनिंग कॉस्ट को नहीं हटाओगे, आप किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, चाहे जितनी मर्जी आप दवाई दे दीजिए। सिमिलरली फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन सर विलियम ऑसलर, इनका मानना था कि फिजिशियन का पहला एम है आपको मासिस को यह बताना कि दवाई के बिना कैसे हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, दवाई के बिना कैसे जी सकते हैं। एंड फादर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा महर्षि वाघभट्ट, जिन्होंने आज से 2000 साल पहले ही ये तरीका बता दिया। उन्होंने अष्टांग हृदयम संहिता अपनी किताब में 7000 से ज़्यादा सूत्र लिख दिए, जो आज एक टेक्स्ट बुक की तरह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस में यूज होती है।
इनका मानना था कि 85% बीमारियां हम लोग जो हैं खुद ठीक कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाए बिना, और ये कहते हैं कि इनको इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई थी 135 साल जीवित रहने के बाद। ये महर्षि चरक के सबसे फेवरेट अनुयायियों में से एक थे। इस पूरे वेबिनार का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम पहले बात करेंगे उस दीमक, उस टाइम बॉम्ब के बारे में जो हमें धीरे 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 खा रहा है। उसके बाद एक हमारी डिफरेंट अप्रोच, हम बीमारियों को एक नए नजरिए से देखना शुरू करेंगे ताकि उसको क्योर कर सकें और मोर एफिशिएंटली उसको प्रिवेंट भी कर सकें। और फास्टिंग जो आज का मेन मुद्दा है कि फास्टिंग को कैसे हम एक पोटेंट थेरेप्यूटिक टूल की तरह हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अंत में मैं और डॉक्टर गरिमा जो हमारी प्रोत्साहन वेबिनार की, प्रोत्साहन प्रोग्राम की डेडिकेटेड डाइट कंसल्टेंट है, वो आपके सवालों के जवाब, आपके फीडबैक्स के इंतजार करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, हम टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर रहे, उसकी घड़ी धीरे धीरे चलती जा रही है। एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, इस दीमक का नाम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या आता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो हम अलग अलग बीमारियां गिनते हैं ना, कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि, इन सब के पीछे का एक मूल कारण ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। हम इन सब के लिए अलग अलग डॉक्टरों के पास जाते हैं, अलग अलग दवाइयों की पैथीज को यूज करते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, बट अगर अंततः देखें तो ये एक ही बीमारी के आउटकम्स हैं, यानी कि हम रिजल्ट्स पे ओरिएंट कर रहे हैं अपनी थेरेपी को, ना कि कॉज पे। जब तक हम कॉज को जानेंगे नहीं, हम कॉज को ठीक भी नहीं कर पाएंगे। और यही आज के वेबिनार का और पूरे प्रोत्साहन प्रोग्राम का मेन मुद्दा है, इस दीमक रूपी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में जानना और आपको अवगत कराना। उससे पहले कुछ रिसर्च पेपर आपके साथ शेयर कर दें। डॉक्टर सेफ्रिड ने, जो कि एक बहुत फेमस यूएस के बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इनको 25 साल का एक्सपीरियंस है बाय ट्रीटिंग सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी फॉर यूजिंग कैंसर पेशेंट। इनका मानना है कि कैंसर एक दिन में नहीं आता और असली कारण इसके पीछे मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही है। ऐसे ही हमारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, इवन अल्जाइमर डिजीज, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स जिनको पार्किंसोनिज्म का नाम देते हैं, यहाँ तक कि अल्जाइमर को अब टाइप 3 डायबिटीज कहने लग गए हैं, यानी कि उसके पीछे भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हाथ है। ऑटो इम्यून डिजीजेस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके अलावा ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कैसे हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं। हमें कोविड परेशान नहीं करता है, हमारी लो इम्यूनिटी परेशान करती है, और उसके पीछे का हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम परेशान करता है। कोविड या इसके जैसी इन्फेक्शंस तो हमेशा इंसान के साथ रही हैं, हमेशा रहेंगी भी, बट आज सबसे ज्यादा लोग इससे प्रभावित क्यों है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कोई डॉक्टर, कोई पैथी, कोई थेरेप्यूटिक मोड एड्रेस नहीं कर रहा। क्या है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो क्यों नहीं हमें पढ़ाया जाता। शायद इसके पीछे फार्मा लॉबी का हाथ है, क्योंकि अगर ये कारण आप जान गए तो फिर हमारी दवाइयां कैसे बिकेंगी। और इतना बड़ा मल्टी बिलियन डॉलर, स्पेशली एक कोलेस्ट्रॉल की गोली का अगर आप बिजनेस देखेंगे तो कई बिलियन डॉलर्स में इसका ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बेसिकली 5 से 6 कैटेगरीज हैं। हाई ब्लड ग्लूकोज या इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसको आप लोगों ने बड़ा एक्सेप्टेंस दे दिया आज के जमाने में कि शुगर है, चलो कोई नहीं। हाई ब्लड प्रेशर, हाई लिपिड प्रोफाइल यानी ट्राइग्लिसराइड बढ़े रहना या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होना या एचडीएल कम होना, एलडीएल बढ़े रहना, ये सारे डिसलिपिडीमिया में आते हैं। लार्ज वेस्ट साइज, मोटापा, अगेन आपने इसको भी एक्सेप्टेंस दे दिया इतनी ज़्यादा कि भाई मोटापा तो चलो यार सभी लोग हैं आजकल। और लो एचडीएल जो हमने बात की पहले लिपिडीमिया की। क्यों मेटाबॉलिक सिंड्रोम खराब है, हमारी बॉडी में सभी सेल्स रोज की रोज पुराने सेल मरते हैं और उनकी जगह रिप्लेसमेंट होती है नए सेल की। ये रिपेयर और रीग्रोथ का प्रोसेस, रेनोवेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में हमेशा चलता रहता है, ऑल द टाइम ये चलता रहता है। और जैसे हमारे बाल हैं, हमारे नाखून हैं, हमारे ब्लड सेल्स हैं, जैसे रेड ब्लड सेल हर 120 दिन में, हर रोज हमारे 1% रेड ब्लड सेल रिप्लेस हो जाते हैं। हमारी मुंह से लेकर एनस तक की लाइनिंग हर 3 दिन में चेंज हो जाती है। हमारी बोन्स रोज बनती हैं, रोज कटती है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। लेकिन जब हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के थ्रू जाते हैं, जितना टाइम हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में रहते हैं, उतने ही खराब ये सेल्स जो डिवाइड कर रहे हैं, इनके माइटोकॉन्ड्रिया में और डीएनए में, न्यूक्लियस के डीएनए में म्यूटेशंस ऐड होने लगती है। यानी कि जितनी ज़्यादा डिवाइडिंग करेगा सेल्स, उतना ही उसमें चांस होगा ज़्यादा म्यूटेशन का। इसीलिए ज़्यादातर कैंसर रैपिडली डेवलपिंग, जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में दिखा जाता है, जैसे ब्रेस्ट, यूट्रस, टेस्टिकुलर,
ओरल कैंसर, जहाँ पे ज़्यादा ब्लड कैंसर्स, ल्यूकेमिया, जहाँ ज़्यादा डिविजन्स होती हैं वहीं पे ज़्यादा म्यूटेशंस इकट्ठी होती है, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के थ्रू हम ऐसी सेल को जो है ऐसी जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है ऐसा बना देते हैं कि वो बेहतर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से डिवाइड नहीं कर पाता। ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ना, इसको रिपेयर करने का हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म भी होता है, बट क्योंकि हमारी गलतियां सेल्फ हीलिंग से ज़्यादा हो जाती हैं तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है, और जैसे ये बैलेंस बिगड़ता है हमें डायग्नोसिस हो जाता है, और इसी तरह एजिंग का प्रोसेस भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इन जनरल बात कर लें, समराइज कर लें कि क्या क्या उसको डैमेज करते हैं। जो आपका फेवरेट शुगर, प्रोसेस्ड फूड, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, जो रोज रोज हमारे केमिकल्स सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ चलते हैं, जिसमें परफ्यूम्स हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स है, इवन आपका टूथपेस्ट है। सही से स्लीप ना लेना, इन्फ्लामेशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया, जिसकी हम लोग बात ही नहीं करते, इंसुलिन रेजिस्टेंस को तो बीमारी मानते ही नहीं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन B12 और डी कितना कम है हमारे अंदर। B12 के बिना हमारे नए DNA नहीं बनते, इसीलिए B12 की बहुत इंपॉर्टेंस है। जितने भी नए सेल बनेंगे उनका DNA बनाने के लिए इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट B12। और जेनेटिक डिस्पोजिशन और एजिंग के साथ भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है। आप देखेंगे न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रियल DNA डैमेज को अगर हम एकत्रित करते रहते हैं, म्यूटेशंस उसमें इकट्ठी होती रहती हैं, तो आप जो मर्जी बीमारी का नाम ले लें, उसके पीछे का कारण यही बनता है। और यहाँ पे एक स्पेशल शब्द लिखा है वार्बरिक इफेक्ट, जो कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करता है। इन्फ्लामेशन, एपोप्टोसिस एंड एजिंग, और जितनी मर्जी बीमारियों के आप नाम ले, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल DNA डैमेज ही उसका इम्प्लीकेशन है। और अगर हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को, इस डैमेज को रिवर्स कर पाएँ या इसको रोक पाएँ, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। इस वार्बर इफेक्ट को याद रखिएगा आप, क्योंकि हम लेटर जब फास्टिंग की बात करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये सेल प्रेस में छपा एक रिसर्च पेपर है, ये बताता है क्यों DNA डैमेज होता है। क्या होता है कि जब हम इन्फ्लामेशन हमारे अंदर होती है, या हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होते हैं, हम मोटापे में होते हैं, हमारा हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, लिपिड ठीक नहीं होते, तो हमारी बॉडी में वेरियस इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स निकलते हैं, CRP, साइटोकाइंस, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स इत्यादि। तो जब ये हमारे सेल के आसपास ये रहते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो सेल के अंदर DNA डैमेज होता है। उसकी टीलोमेयर्स, जो हमारे DNA में जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स में टीलोमेयर में होते हैं। जैसे जैसे देखा जा रहा है कि हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के थ्रू जाते हैं, हमारे DNA की लेंथ, यानी कि टीलोमेयर की लेंथ भी शॉर्टन होती है, जीन्स की कम हो जाते हैं। तो इसे कहते, एक एंजाइम है टेलोमेयर आइसोमरेज, उसकी कमी आती है और टेलोमेयर शॉर्टनिंग होने लगती है। इसीलिए आपकी आज की आदतें आपकी फ्यूचर जनरेशन की बीमारियों को भी तय कर रही हैं, ये याद रखिएगा। आप जितना टाइम मेटाबॉलिक सिंड्रोम और गलत आदतों के थ्रू जा रहे हो, आपका टेलोमेयर शॉर्टन होता जा रहा है, और फिर वही जीन्स आप अपनी फ्यूचर जनरेशन में दोगे और उनको बीमारियों के लिए, इसी बीमारियों के लिए इम्प्लीकेट कर दोगे। इसी साइंस को हम लोग बोलते हैं एपिजेनेटिक्स, यानी कि हमारी आदतों से कैसे हमारे बीमारी को पैदा करने वाले जीन्स स्विच ऑन होते हैं या स्विच ऑफ होते हैं। इसी तरह से ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन और डिजीज हमें पैदा होती है DNA डैमेज की वजह से। अब आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हम ये टाइम बॉम्ब को टिक कर रहे हैं। शायद आप अब इस बात को समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से ये दीमक रूपी टाइम बॉम्ब हमारे अंदर टिक करता जा रहा है। और जैसे ही हम इस टाइम बॉम्ब के ऊपर कोई एक्यूट अटैक, असॉल्ट होता है, जैसे मान लो अचानक कोई क्लॉट बन गया, स्ट्रेस आ गया, स्ट्रोक हो गया, तो स्ट्रोक इमीडिएट नहीं पैदा हुआ, स्ट्रोक को पैदा होने में कई साल लगे। सिमिलरली कोविड इन्फेक्शन हो गई, आपका CRP लेवल हाई हो गया, आप बड़े मुश्किल से ठीक हो पा रहे हैं, आपके लंग्स में डैमेज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम ने आपकी इम्यूनिटी को इतना खराब कर दिया कि आपके इम्यून सेल्स उस वायरस को आपकी बॉडी से क्लियर नहीं कर पा रहे, न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे। और फिर अंत में हम क्या बोल देते हैं कि ये तो भाई डायबिटीज या हाइपरटेंशन या ओबेसिटी की कॉम्प्लिकेशन है। जैसे आपने देखा किडनी फेल होती है लोगों की, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ सेल ऐसे हैं जिनकी रीजनरेटिव कैपेसिटी कम होती है। कुछ सेल्स तो काफी अच्छे से रीजनरेट करते हैं, कुछ नहीं करते। इनमें किडनी है, ब्रेन है, नर्व्स हैं, हार्ट के सेल्स हैं, रेटिना है। तो इन्हीं सेल्स की ऑर्गन्स में हमारे को फिर क्रॉनिक डैमेज या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जैसे रेटिनोपैथी है, रीनल फेलियर है जिसके लिए आप डायलिसिस कराना पड़ता है, न्यूरोपैथी है, पैरों में झंझनाहट रहना, कभी कभी तो ज़्यादा शुगर होने की वजह से या स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने के पैरों को गैंग्रीन तक हो जाता है, उन्हें चोट लगती है पता ही नहीं चलता।
स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, गैंग्रीन है। तो बेसिकली ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन या ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कॉम्प्लिकेशंस। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को और इलेबोरेट करेंगे थोड़ा। वैसे हमने इस पे पूरा डिटेल्ड वेबिनार 14 मई को किया था, इसका यूट्यूब वीडियो हम ऑलरेडी इस ग्रुप में पहले ही भेज चुके हैं आपको, आपने नहीं देखा हो तो उसको फिर से देखिएगा अब नए सिनेरियो से। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है, देखिए विसरल एटोपिसिट यानी कि आप मोटापे में कैसे होते हैं, देन हाइपर इंसुलिनियम यानी इंसुलिन की मात्रा ज्यादा, लोग सोचते हैं डायबिटीज इंसुलिन कम होने से होता है, बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विपरीत स्थिति है, उस पर डिटेल बात करेंगे। आईजीएफ यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जो आपके मिल्क और एनिमल प्रोटीन्स में पाया जाता है बहुत हद मात्रा में, इसीलिए हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में वीगन डाइट बोलते हैं। देन इन्फ्लामेशन, जैसे हमने बताया हमारी बॉडी में सीआरपी और इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स, इंटरल्यूकिन्स, टीएनएफ अल्फा बढ़ते हैं। और ईस्ट्रोजन सिग्नलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी केमिकल्स आप खा रहे हैं वो आपके फैट में स्टोर होते हैं, इनको जीनो ईस्ट्रोजन कहते हैं, जो फॉल्सली ईस्ट्रोजन ट्रिगर करते हैं और आप एक हाई ईस्ट्रोजन स्टेट में रहने लगते हैं। तो जो आप देख रहे हैं ना हमारे बच्चों में, मेल्स में, छोटे छोटे बच्चों में जो गायनेकोमेस्टिया, जिसको आप मेल ब्रेस्ट कहते हैं, वो बढ़ता जा रहा है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ फैट टिश्यू है, वहाँ पे उनके हार्मोन्स भी, फीमेल हार्मोन ज़्यादा हो रहे हैं उनकी बॉडी में, इसी वजह से उन्हें सेक्सुअल इश्यूज भी आने लग गए हैं और साथ ही साथ उनको गायनेकोमेस्टिया जैसी प्रॉब्लम भी आने लगती है। जब हम इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के थ्रू जाते हैं तो हमारी बॉडी में लेप्टिन की मात्रा बढ़ती है जो ओबेसिटी में होता है, साइटोकाइंस बढ़ते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बढ़ता है, सीआरपी बढ़ता है, इंसुलिन खुद बढ़ता है जो कि एक इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स में माना जाता है, लेप्टिन को भी आजकल इन्फ्लामेटरी मार्कर्स मानने लग गए हैं, सीआरपी बढ़ता है, ये तो हमने बात कर ली, और ईस्ट्रोजन हाई रहने लगता है, फॉल्सली ट्रिगर होने लगता है। ये सब मिलके एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बनाते हैं जो फिर हमें हमारे सेल्स को डैमेज करता है, कैंसर देता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के थ्रू, और भी बीमारियां हमें देता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का अगर लेखा जोखा देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिमस वर्ड्स हम बोलेंगे, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड लेप्टिन रेजिस्टेंस। ये तीन ही एक ही प्रारूप के तीन अलग अलग शब्द हैं। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगेन हम ये पूरी डिटेल में इस पे वेबिनार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। कैलोरी सल्फरस डाइट खाना, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाते रहना जैसे हम लोग आज खा रहे हैं। एनिमल प्रोटीन, दूध, डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ करना। फाइबर इंटेक कम रखना, 98% इंडियंस नीड के बराबर वेजिटेबल्स खाते ही नहीं है, तो फाइबर कहाँ से उनके अंदर जाना है। बिना सोचे समझे नॉन माइंडफुल ईटिंग करना, जब मर्जी खाते रहना, बिना भूख के खाते रहना, ज़रूरत से ज़्यादा खाते रहना, फ्रिक्वेंटली खाते रहना। देन एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ कॉजेज जैसे ओबेसिटी, मैंने बोला ना ओबेसिटी और ये सब इंटर रिलेटेड है, एंड इनएक्टिव सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर स्ट्रेस। जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है। कॉर्टिसोल वही केमिकल है जो स्टेरॉइड्स हमें देता है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू स्टेरॉइड, जिससे फिर बॉडी में सूजन रहती है, वाटर रिटेंशन होती है, वेट बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ती है। तो स्ट्रेस को जब तक आप मॉडिफाई नहीं करेंगे, अपनी रिस्पॉन्स को, स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे, इसीलिए प्रोत्साहन प्रोग्राम में एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच में सिर्फ डाइट पे हम बात नहीं करते, हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा एक प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। तो ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल। सबसे पहले तो इसको पहले एक्सेप्ट करना बंद कीजिए अपने समाज में। मोटापा एक बीमारी है, अगर आपके बच्चे मोटे हैं तो वो गोलू मोलू नहीं है, खाते पीते घर के भी नहीं है, समझ लीजिए वो बीमारियों का एटम बम लेके, टाइम बम लेके घूम रहे हैं। तो किसी भी बीमारी का आप नाम ले लें, किसी भी, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, कैंसर, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर, पार्किंसन, अल्जाइमर, गॉल स्टोन्स, रीनल फेलियर, नाम लेते जाइए, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, तो मोटापा इन सब की जड़ है। इतना कि इट इज द सेकेंड मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज, और धीरे धीरे फर्स्ट बन रही है आफ्टर स्मोकिंग फॉर कैंसर्स। और एक स्टडी के मुताबिक 60% टीनेजर्स दिल्ली में, और ये तो खैर दिल्ली छोड़ो, अब तो गाँवों में, हर समाज में हमारे टीनेजर्स ओबीस हैं, तो समझ रहे हैं। और हम एडल्ट्स इस तरह की बॉडी लेके घूमते रहते हैं और इस थकी हारी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी की मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं, सिर्फ पानी में और पसीने में बड़ा अंतर है, सिर्फ पानी में और पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। ए मुर्दा घड़ियों की तरह समय बिताने वालों, ए मुर्दा घड़ियों की तरह समय बिताने वालों, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर है। क्या फायदा ऐसी हेल्थ का, ऐसी बॉडी का, कि आपका बच्चा बोले कि भाई मेरे साथ रेस लगाओ और आप हाफ जाओ,
दो फ्लोर चढ़ने पे आप हाँफने लग जाओ, आप अपने जूते के लेसेस बांध ना पाओ। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिससे आप नए नए एक्सपीरियंस को कुछ उस मतलब आपकी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी भी दूसरों पर डिपेंडेंट होने लग जाए, तो ऐसे जीने का भी क्या फायदा है। ठीक है। उसके अलावा क्यों मोटापा एक दूसरी सेकंड एज मतलब टू एज स्वॉर्ड की तरह काम करता है। जितने भी हम आप केमिकल खा रहे हो, वैसे इस आज की जिंदगी में केमिकल से बचना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर चीज में हमारे केमिकल है, पेस्टिसाइड है, फ्लोरीन है, एवरीथिंग। लेकिन ये केमिकल जाके स्टोर कहाँ होता है बॉडी में, जीनो एस्ट्रोजन कहते हैं इनको, इनकी हाफ लाइफ लंबी होती है, बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं। बट ये एक्यूमुलेट कहाँ होते हैं, फैट में। यानी कि जो केमिकल एक्सपोजर पतले आदमी को इफेक्ट करेगा वो मोटे आदमी को और ज्यादा इफेक्ट करेगा। तभी बहुत से कैंसर्स देखे जाते हैं, बहुत से ट्यूमर्स देखे जाते हैं, बहुत से ब्रेस्ट ट्यूमर्स हो गए, फाइब्रॉइड्स हो गए, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए, एंडोमेट्रियल इश्यूज हो गए, वो मोटे लोगों में ज्यादा होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करें, नॉर्मल हेल्दी आदमी में इंसुलिन की मात्रा भी कम होगी, यूजुअली मैं 3 से 5 की रेंज को मानता हूँ सही। वैसे अगर आप लैब टेस्ट देखोगे तो इसकी रेंज 22 है। वैसे तो कोई इंसुलिन कराता ही नहीं है फास्टिंग आजकल, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इस बारे में, तो हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो हेल्दी आदमी में इंसुलिन भी कम होगा और ब्लड शुगर भी कम होगा। टाइप 1 डायबिटीज जो पैदाइशी डायबिटीज है, उसके कई कारण है, जिसके में उनके पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाले सेल होते ही नहीं है। उसमें क्या होता है, इंसुलिन तो कम होती है लेकिन ब्लड शुगर हाई होती है। इसमें हमें बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है और लाइफ टाइम उनको इंसुलिन इंजेक्शन पे डिपेंड रहना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज जो कॉमनेस्ट है, जो हम सब में होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और ये कुर्सी हमें बहुत प्यारी हो जाती है, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग आई ऑलवेज से, वैसे वैसे क्या होता है, हमारी पहले इंसुलिन की मात्रा हाई होती है, जो हम टेस्ट ही नहीं कराते। हम तो तब जाते हैं डॉक्टर के पास जब हमारी शुगर हाई होने लगती है, वो भी कब, जब HB1AC जो नॉर्मली 6 माना जाता है वो 8 पहुंच जाता है। 8 से पहले तो हम ध्यान देते ही नहीं है। तो बेसिकली ये एक गलत धारणा है कि इंसुलिन लो होता है, हमें इंसुलिन लो नहीं होता। ऑफ कोर्स देयर आर स्टेजेस ऑफ डायबिटीज, लेटर स्टेजेस में जाके इंसुलिन गिरने लगता है, क्योंकि आप इतनी दवाइयां खा चुके होते हैं कि आपका पैंक्रियाज फीडबैक मैकेनिज्म में चला जाता है और इंसुलिन गिर जाता है। अब ये तो समझ लिया हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। अब इसको जज कैसे करें, कैसे टेस्ट करें, क्या इसका टेस्ट है। इसके लिए क्या करना होता है, आप सिंपल एक ब्लड सैंपल देते हैं, फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग शुगर कराते हैं। दोनों बहुत ही सस्ते टेस्ट है, कोई बहुत महंगा नहीं है। इन दोनों की जो वैल्यू आती है, एक ही ब्लड सैंपल में फास्टिंग में देना है। 10 आवर फास्टिंग हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो सम आता है उसको हम 405 से डिवाइड कर देते हैं। इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस ऑफ IR, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस का होमा IR टेस्ट कहते हैं। इसकी वैल्यू 1.5 जैसे नीचे है तो आप बहुत फिट हो, आप बीमारियों से दूर रहोगे। जितनी ये 1.5 2 या उससे ऊपर जाती जाएगी, आप उतने ही बीमारी की तरफ बढ़ते जाओगे, और 6 के बाद तो आप फ्रैंक डायबिटीज हो जाएगी आपको। और इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, ये इंसुलिन की वजह से हमारी शुगर हमारे सेल्स में नहीं जा पाती, हम थका हुआ महसूस करते हैं, सेल्स हमारे काम नहीं करते क्योंकि वो थके हुए, उनको उनका फ्यूल नहीं मिलता, उस वजह से उन्हें और भूख लगती है। तो एक विशियस साइकिल बन जाता है कि एक तरफ तो शुगर आई है और फिर भी हम ज़्यादा खाई जा रहे हैं। सिमिलरली लेप्टिन, जब हम ओबीस होते हैं हमारी बॉडी में लेप्टिन बहुत ज़्यादा एडिपोज सेल्स सिक्रीट करते हैं, फिर ये लेप्टिन भी रेजिस्टेंस में आ जाता है। और लेप्टिन एक सटाइटी हार्मोन है, हमारा हाइपोथैलेमस को ये लिंक देता है कि भाई बस खा लिया, अब और नहीं खाना, आप तृप्त हो। तो जब मोटापे में हम लोगों को और भूख लगनी है, आपने देखा होगा बहुत लोग बोलते हैं खा के फिर से भूख लग जाती है, स्पेशली मोटापे, स्पेशली मीठा खाने के लिए, तो लेप्टिन उनका बढ़ा रहता है और उसीलिए उनकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, क्योंकि लेप्टिन भी एक इन्फ्लामेटरी कंपाउंड है। और उनको फिर सटाइटी मिलती नहीं है और वो नॉन स्टॉप खाते रहते हैं और बहुत और मोटे होते रहते हैं। साथ ही साथ ये लेप्टिन उनके हार्ट को, उनकी ब्लड वेसल्स को, एंडोथेलियल इन्फ्लामेशन को, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज को और उनके सेल्स पे फर्दर डैमेज करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सी डेथ्स होती है, डाटा बहुत है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, गूगल आप करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में तो यहाँ लिखा गया है ट्रीटमेंट कैन ओनली हेल्प बट दिस कंडीशन कैन नॉट बी क्योर। अब ये तो भाई जैसे मॉडर्न मेडिसिन बता रही है, फार्मा आपको जानना चाहती है वैसे, बट हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीका है। वी हैव रिवर्स्ड मैनी पेशेंट्स फ्रॉम दिस एंड वी विल शेयर ए केस स्टडी फ्रॉम माई ओन फैमिली। अब बात करते हैं एक डिफरेंट यूनिक अप्रोच की, कि भाई बीमारियों को कैसे देखें, क्या है बीमारी। चार्ल्स डार्विन ने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये बिल्कुल सही है, इनकी कहीं गलती नहीं है। इनका मानना यह था जो स्पीशीज अडेप्ट करके अपने इन्वायरमेंटल चेंजेस को
वो ही सर्वाइव करी, नहीं तो बाकी स्पीशीज लुप्त हो गई। क्या होता है अडाप्टेशन? अडाप्टेशन इस बेसिक अडाप्टिव फिजियोलॉजी क्या होती है, इस बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ाते नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करते। देखिए, जैसे आप कभी गुरुद्वारे जाइए, वहाँ पे मार्बल बहुत गर्म होता है, किसी भी गुरुद्वारे जाएं आप, तो शुरू में आप पैर रखोगे, आपके पैर जलते हैं, बट 2 4 5 स्टेप के बाद, थोड़ी देर बाद आप उसको एक्लेमेटाइज कर जाते हो, अडाप्ट कर लेते हो, फिर आराम से चल पाते हो। सिमिलरली जब गिटार बजाते हो, जिम में एक्सरसाइज करते हो, तो आपको कैलस डेवलप हो जाते हैं, जहाँ बार बार फ्रिक्शन होता है। स्किन अपने आप को बचाना चाहती है इस कैलस को, बट आप इस कैलस को ही बीमारी मान लो तो, कि भाई मेरे को ये कैलस ठीक करने। लेकिन जैसे ही आप ये काम करना छोड़ते हो, गिटार बजाना छोड़ते हो, जिम करना छोड़ते हो, ये कैलस ठीक भी हो जाते हैं। सिमिलरली हाई एल्टीट्यूड पे लोगों में आप देखोगे कितने लाल गुलाल चेहरे दिखते हैं, वो इसलिए क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, लद्दाख वगैरह में हाई एल्टीट्यूड्स पे, तो वहाँ पे पॉलीसाइथीमिया होता है। इसे कहता है हाई एल्टीट्यूड पॉली, मतलब उनकी आरबीसी जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए उनको पॉलीसाइथीमिया होता है। लेकिन अगर आप इस अडेप्टेशन को ही, डिस ईज को ही, यानी आप ईज पे हो तो आप ईज पे हो, इस डिस ईज को ही अगर आप बीमारी मान लो तो बिल्कुल यही बात है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम अडाप्ट करते किस बेसिस पे, अडाप्ट कौन करवाते हैं हमारी बॉडी। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है, डॉक्टर हैनीमन जो होम्योपैथी के फाउंडर थे, वहाँ कॉन्सेप्ट आता है वाइटल फोर्स का। और यही कॉन्सेप्ट है जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को, मैं वैसे इस शब्द के अगेंस्ट हूँ, जिस दिन ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन बन जाएगी ना, उस दिन इस देश से, इस समाज से, इस दुनिया से बीमारियों का जो लोड है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे, वो कम हो जाएगा। आयुर्वेद में देखिए आप, बुद्धिज्म में देख लिए, बुद्धिस्ट मेडिसिन में देख लिए, यूनानी में देख लीजिए, सिद्धा में देख लीजिए, पंचकर्मा में देख लीजिए, और होम्योपैथी तो नाम दिया ही है, हमारी तो फिलॉसफी पढ़ाई जाती है हमारे मेडिकल कॉलेज करिकुलम में। तो ये वाइटल फोर्स ही हमें अडाप्ट करती है, ये सेल्फ हीलिंग है, ये अपनी बीमारियों खुद हील कर सकती है। और जब ये एक सेंट्रल कमांड की तरह काम करती है, जो सभी सेल्स को सिग्नल देती है कि उनको कैसे एक ऑर्केस्ट्रा में हारमोनियसली एक मधुर ध्वनि बजानी है या हेल्दीली जीना है। बट अगर ये ऑर्केस्ट्रा में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए सेंट्रल कमांड में, तो हमारे जितने ऑर्केस्ट्रा के प्लेयर्स हैं अलग अलग म्यूजिक बजाने लगेंगे, तो वो मधुर ध्वनि की जगह एक नॉइस, सुर की जगह शोर बन जाएगा, और फिर बीमारियों का स्टार्ट हो। तो यही वाइटल फोर्स हमें अडेप्ट करने को अलाउ करती है, यही अडेप्टेशन रहती है। और भगवत गीता का भी यही मानना है, डॉक्टर बैच का भी यही मानना है। तो भगवत गीता में तो लिखा है ना, अध्याय 2 में 26 श्लोक है, जैसे इसमें लिखा है, किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा, और ब्रैकेट में कृष्ण जी ने स्पेशली लिखा है, अथवा जीवन का लक्ष्य, यानी कि यही आत्मा, आप इसको जो मर्जी नाम दो, वाइटल फोर्स, आत्मा, यही जीवन का लक्ष्य है। और डॉक्टर हैनेमैन ने यही बताया, पढ़ाया है हमें, कि जब ये वाइटल फोर्स अडेप्ट करती है तो कुछ सिग्नल्स देती है, कुछ सिम्टम्स देती है, कुछ इंडिकेशंस देती है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो यानी टेस्ट करके पता चले, या सब्जेक्टिव हो यानी हमें महसूस हो। इन्हीं सिम्टम का लेखा जोखा हम बीमारी की एक पिक्चर बनाते हैं होम्योपैथ्स, और फिर उसी के बेसिस पे हम दवाई का चुनाव करते हैं। बट अगर हम इन वाइटल फोर्स की इन लैंग्वेज को दबाई दें दवाइयों से, मतलब समझे ही ना उस सिम्टम को, जो वो एक लैंग्वेज हमें बता रही है वाइटल फोर्स अडाप्ट करके, कि भाई इस वजह से मुझे बीमारी है, हम कॉज को ना समझ के रिजल्ट पे ओरिएंट कर दे। जैसे हमारे क्लिनिक में बहुत लोग आते हैं, ओबेसिटी तो यार आम बात है, क्या बड़ी बात होगी, फैटी लिवर हाँ ग्रेड 2 तो सबका ही है, तो ग्रेड 2 है तो ग्रेड 4 तक वेट कर रहे हैं हम लोग। डायबिटीज है बट मैं दवाई ले रहा हूँ, हाँ कंट्रोल में है, 6.57 लेके घूम रहे होते हैं HB1AC, फिर भी बोलते हैं हाँ कंट्रोल में है दवाई से। ये जो कंट्रोल है सिंड्रोम है ना, कंट्रोल में है दवाई खा के, ये सिंड्रोम हमारे समाज को मतलब जहन्नम में ले जा रहा है, या नरक की तरफ ले जा रहा है। हाई ब्लड प्रेशर है, दवाई खा रहा हूँ, कंट्रोल है, कभी कभी बढ़ जाता है जब गुस्सा आता है। और कोलेस्ट्रॉल हाई है, इसके लिए भी मैं दवाई खा रहा हूँ खून पतला करने की, और स्ट्रोरवास एटसेट्रा। तो दिन में 15-20 गोली खा के जिंदगी जी रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी अच्छी जिंदगी है, ठीक है। अब यही अडाप्टेशन है कि हमारे एजिंग होगी, बाल सफ़ेद भी होंगे, बट हम स्पेशली हमारी वुमेन, हमारा लेडीज समाज कितने आसानी से हर हफ्ते, कई बार हर महीने तो कलर करना आम बात होगी। और फिर जब उनको ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है तो बोलते हैं मेरी ही किस्मत खराब थी। उनको ये गलतियां नहीं समझ आती जो लॉन्ग टर्म में वो करते जा रहे हैं, जो म्यूटेशंस वो देते जा रहे हैं। हेयर कलर में बेंजीन होता है जो कि नॉन म्यूटेजन है, म्यूटेशन पैदा करता है। तो आपने देखा भी होगा जब कुछ लोगों के जहाँ पे कलर लगाते हैं वहाँ व्हाइट ल्यूकोडर्मा पैचेस आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ के मेलानोसाइट में न्यूक्लियर डैमेज हो गया और उसने अपना
जो है स्किन कलर खो दिया है। अब अगर मैं बोलूँ जो ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने के, वो एक्चुअली ट्रीटमेंट नहीं है, वो आपको मार रहा है, मौत की तरफ ले जा रहा है। आपके कान खड़े हो जाएंगे, बहुत से आपके फिजिशियंस डॉक्टर्स मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे इसे सुनने के बाद, बट मैं इसको प्रूव करूंगा। सुनिए कैसे। देखिए आप लोग, जो बीमारी है, बीमारी को जो वाइटल फोर्स की लैंग्वेज थी उसको आपने दबा दिया। आपकी जितनी भी दवाइयां हैं वो बीमारी के प्रोडक्ट यानी रिजल्ट के ऊपर ओरिएंटेड है, यानी हाई ब्लड शुगर को कम करने की दवाइयां हमें दी जा रही है। कोई भी आप वीडोग्लिप्टिन ले लीजिए, मेटफॉर्मिन ले लीजिए, जितने इंसुलिन ले लीजिए, लेकिन किसी का भी ध्यान या एम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने पे नहीं है। तभी लोग दवाइयां खाते 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 भी किडनी डैमेज में जा रहे हैं, दवाइयां खाते 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 भी इन स्पाइट ऑफ देयर शुगर बीइंग इन कंट्रोल स्ट्रोक आता है, उनको हार्ट डिजीज होती है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मोटापा भी बढ़ता जाता है। लेकिन इस पे हम कहाँ ध्यान दे रहे हैं? कौन इस बात पे ध्यान देता है? एक दवाई से शुरू करते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे 8-8, 10-10 दवाइयां सब खा रहे होते हैं। बिजनेस तो यही है ना हमारा फिर फार्मा का। तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस पे ध्यान क्यों ना दिया जाए? और सेकेंडरली ये तो आपका ध्यान हो गया, उसके अलावा WHO का पेज है, इसमें आपकी पैंडी जो रोज आप लोग खाते हो, गैस की गोली, शुगर कम करने की गोली, साथ में बीपी कम करने, स्पेशली टेलमिसार्टन सॉल्ट्स, टेल्मा 40 के नाम से आप, इन सब में नॉन कार्सिनोजेनिक इम्प्योरिटीज मिली है, और FDA ने ये वार्निंग साइंस दे दी है, और ये ऑफिशियल WHO पेज पे लिखित है जो आपके सामने है। अब बात ये समझ लें कि 20 साल पहले होता क्या है, दवाई तो आपकी शुरू होती है, लेकिन दवाई डायबिटीज इमीडिएटली डेवलप नहीं होती। 20 साल पहले क्या होता है, ईयर 1 में क्या होता है, जब आपकी शुगर और इंसुलिन दोनों नॉर्मल रेंज में है, तब आप बिल्कुल हेल्दी जी रहे हो। बट आपकी गलतियां शुरू होती है, जो मैंने बताई 7 कॉज ऑफ इंसुलिन, आप वो गलतियां करते रहते हो, बट बॉडी फिर भी अडाप्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर रहना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो अडाप्टेशन शुरू होता है। अडाप्टेशन का क्या तरीका है? वाइटल फोर्स का, वाइटल फोर्स बोलती है इसकी इंसुलिन बढ़ा देते हैं, ताकि वो इंसुलिन रिसेप्टर्स पे जाके लगे और इसकी ग्लूकोज जो ये ज़्यादा खा रहे हैं अंदर सेल्स में भेजे और बर्न करे। साल 15 तक ये इंसुलिन और बढ़ जाती है, बट शुगर अभी भी नॉर्मल है। जो आप खुश होते हो ना, मेरी शुगर हमेशा नॉर्मल आती है, क्लिनिक पे आके बहुत लोग बोलते हैं मैंने शुगर करे बिल्कुल नॉर्मल है। होंगे ओबीस, बीपी की भी दवाई खा रहे होंगे, 100 किलो 120 किलो लेके वेट घूम रहे हैं, बट शुगर कंट्रोल है जी। ठीक है जी। फिर आता है एक टाइम जब इंसुलिन अपनी रेंज तोड़ देती है। अब यहीं पे इंसुलिन की जो रेंज है गलत है। 22 की जो रेंज दी गई है वो ठीक है, वो बिल्कुल कि भाई आप लैब के हिसाब से समझो, मगर अगर आपको इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स करना है तो मेरी जो लिमिट पर्सनली मैं क्लिनिक पे फॉलो कर रहा हूँ 10 से ऊपर इंसुलिन आपका कभी भी नहीं जाना चाहिए। 10, आप 10 के पास उस पॉइंट ऑफ रिटर्न पे रहते हो। 10 से 15 से रिटर्न तो खैर 25 से भी किया जा सकता है। इवन डायबिटीज लोगों की भी हमने दवाइयां छुड़वाई हैं, फ्रैंक डायबिटीज की, अभी केस स्टडी हम करेंगे। लेकिन ऐसे इंसुलिन रेजिस्टेंस जब 25 पार करते हैं तब जाके शुगर बढ़ती है, यानी कि 20 साल से आप बीमारी को पाल रहे थे। ये वही दीमक, वही टाइम बम है जो हमने पहले बात की। अब आप समझे कैसे हमें अडेप्टेशन को समझना चाहिए, अडेप्टेशन के रूपी डिजीजेस को समझना चाहिए, तब आप इसको, इस फंक्शनल इलनेस को रिवर्स कर पाओगे। ये हमारे क्लिनिक पे आमतौर पे ये केसेस आते हैं। देखिए आप पढ़ लीजिए खुद ही, कितनी दवाइयां, पहले तो 12-15 तो दवाइयां होगी। चलो, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है जी, हाइपरटेंशन है, डायबिटिक न्यूरोपैथी भी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी भी है, पेरिफेरल न्यूराइटिस भी है, और जो है फॉलो अप केस है CVA, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट का, जहां थैलेमिक ब्लीड हुआ था, यानी लकवा भी इनको मार गया। एज है 73, अभी PPBS यहाँ कट गया, ये अभी भी 186 थी इनकी। अब ये मेरे पास आई लाइकन प्लेनस को लेके, इनके स्किन डॉक्टर ने डायग्नोस किया इन सब के बाद कि इनको, तभी यहाँ देख लिखा है बीटाडीन गार्गल्स इनको बोले गए। इनके मुंह में ल्यूकोप्लेकिया, जो कि एक प्री कैंसरस कंडीशन है, ल्यूकोप्लेकिया, साथ में लाइकन प्लेनस के लिए ये मेरे क्लिनिक आए। और फिर इन्होंने छोड़ दिया जब मैंने इनको बोला, क्योंकि मैं तो साफ बोलने वाला डॉक्टर हूँ। ये बोलते भाई हम तो स्टेप ले नहीं सकते, बीच में ये चले गए। 3-4 महीने इन्होंने स्किन डॉक्टर्स के पास इलाज किया, बट रिजल्ट नहीं मिले उनको। फिर ये दोबारा मेरे पास है, मैंने फिर वही बात बोली, बट अभी अप्रिशिएट तो इनकी फैमिली करेगी, तभी हम इसको ठीक कर पाएंगे। बट जब तक आप इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में रहेंगे, कैसे आपके मुंह के अंदर की लाइनिंग के नए सेल्स अच्छी क्वालिटी के होंगे? कैसे आप ये प्री कैंसरस कंडीशन जो ल्यूकोप्लेकिया रिवर्स कर पाओगे? तो लोग यही समझते हैं बस दवाई दे दो, पॉपिंग द पिल एटीट्यूड है और ठीक कर दो। ऐसे कैसे होगा? और भगवान ना करे वैसे अगर हम इनको ठीक ना कर पाए
तो ये आज नहीं कुछ साल बाद कैंसर डेवलप कर जाएंगे और फिर हम सोचते हैं कि कैंसर। अब आप समझ पा रहे हो कैसे एक डिजीज एवोल्यूट करती है। ये एक दूसरा केस है, ये एक केस आया था हमारे पास, एडमिटेड थे ये। अब इसमें पढ़ लीजिए, नॉन एसटी वेव एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। बीमारियों के नाम तो अब गिनते जाओ, अनीमिया भी है, रीनल डिसफंक्शन भी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। अब यहाँ क्या लिखा है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, हाइपरटेंशन और डायबिटीज। अगर हम इसी पॉइंट पे रिवर्स करना शुरू कर दे बीमारी को, तो ये चीजें डेवलप नहीं होंगी। अगेन वही बात आ गई ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से हमें ये स्लाइड को अब आप बेहतर नजरिए से देख पा रहे होंगे। अब सवाल ये उठता है, अडेप्टेशन तो बीमारी है मान लिया हमने, लेकिन ह्यूमन स्पीशीज अडेप्ट करी क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंस को पाने के लिए? ये तो नुकसानदेह है, फिर भी करिए अडेप्ट। एक्चुअली नुकसानदेह नहीं है, ये मैंने एक किताब पढ़ी थी, सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट। डॉक्टर शैरोन माइलम जो है ये पीएचडी हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और ये न्यूरोजेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, सॉरी एवोल्यूशनरी मेडिसिन नॉट एनवायरमेंट। तो इस किताब के मुताबिक ये लिखा गया है कि हिस्टोरिकली हमारा, जब आप समाज देखो आज से 100 साल पहले से पुरानी हिस्ट्री देख लो, मेडिकल ह्यूमन एवोल्यूशन की पूरी हिस्ट्री में आप देखोगे, कभी सूखा पड़ता था, कभी अच्छी फसल होती थी, कभी बारिश सही आ गई, कभी नहीं आई, कभी कैलामिटी आ गए, भूकंप आ गए, कभी सुनामी आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। आइस एज भी आई थी, अगर बहुत हजारों साल पहले चले जाएं तो हम लोग एक रेगुलर इंटरवल पे चल रहे थे जहां अच्छी फसल होती थी और सूखा पड़ता, यानी फास्टिंग और फीस्टिंग का बैलेंस बना हुआ था। तो जब फीस्टिंग होती थी हम खूब खा के इंसुलिन बढ़ाते थे और स्टोर कर लेते थे, जब नहीं होती थी वो इंसुलिन की मात्रा खुद ब खुद गिर जाती थी, बैलेंस बन रहा था। वी ह्यूमंस वर नेवर ए फ्रीक्वेंट ईटर्स थ्रू आउट ह्यूमन एवोल्यूशन। आप देख लीजिए, हमने कभी भी इतनी बार खाना नहीं खाया जितना आज खा रहे हैं। जब हंटर गैदरर्स थे, कभी शिकार मिला, कभी तो हफ्ते निकल जाते थे वो कंदमूल खा के थोड़ा बहुत पेट भर के जी रहे थे। फिर हिस्ट्री आई आज से 50 साल पहले तक, जब भी हमारी फसल हमारे हाथ में नहीं थी तब तक। फिर आया ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लेके आने लग गए। अगेन यहाँ कंट्रोवर्सी उठेगी कि वीट तो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं, ये हम एक वीडियो में प्रूव कर चुके हैं आपको। ये आया, ठीक है, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कर लिया, हमने हंगर को खत्म तो कर लिया, लेकिन आज की डेट में 3 बार तो हम नॉर्मल खाना खाते हैं, उसके बाद 2-3 बार हमें चाय चाहिए, और चाय के साथ भी मट्ठी और रस और पता नहीं क्या क्या स्नैक्स हम लोग खाते हैं। फिर हमारे बच्चे, उनके हाथ में कोई ना कोई मीठी ड्रिंक्स चाहिए। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि कैसे हम फ्रीक्वेंट ईटिंग की वजह से अपने आप को मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ, कैलोरी सरप्लस की तरफ ढकेल रहे हैं। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक बुक लिखी है, वहाँ प्रिंटेड है, कैसे ह्यूमंस ने मेटाबॉलिक सिंड्रोम को पाने के लिए एवोल्यूट किया थ्रू, अगेन अनदर क्लिनिकल न्यूट्रिशन में छपा रिसर्च पेपर। इन्होंने क्या किया, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी की द ग्रेट चाइनीज फैमिन की, जो 1959 से 62 में हुआ था। इन्होंने देखा कि उस समय जो बच्चे फैमिन ग्रस्त एरिया में रहे थे, बाद में उन्हीं को जाके मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज मिली, और भी सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट एटसेट्रा। और ये स्टडी ये प्रूव करती है कि जो बच्चे बचपन में नहीं थे, उस फैमिन में रहे, उनकी बॉडी ऐसे अडाप्ट नहीं करी। होता क्या है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम? एक्चुअली सेलुलर लेवल पे या बॉडी में होता क्या है, जब भी आप कुछ भी खाते हो, कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है, वो बॉडी में ग्लूकोज की तरह जाता है, और इमीडिएटली उसको बैलेंस पचाने के लिए हमारी बॉडी, हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन सेक्रीट करता है। अब इस बात को पल्ले बांध लीजिएगा, इंसुलिन इज ए फैट स्टोरिंग हार्मोन, और जब हम खाना नहीं खाते, हमें खाना नहीं मिलता, तो ये इंसुलिन की मात्रा घट जाती है। एक और हार्मोन निकलता है हमारे पैंक्रियास से, ग्लूकागन कहते हैं, विच इज ए फैट बर्निंग हार्मोन। अब ये पहला ग्राफ ये आपकी आज की ईटिंग हैबिट्स को दिखा रहा है कि हमने डिनर किया, डिनर के बाद आजकल तो वो भी नहीं, फिर आइसक्रीम खाते हैं ना हम लोग, उसके बाद हम थोड़ी देर सो गए, तो यहाँ थोड़ा सा इंसुलिन घटा और फैट बर्निंग में गए। सुबह नाश्ता, चाय, फिर लंच, फिर इवनिंग स्नैक्स, फिर डिनर, और उसके बाद की आइसक्रीम। ये आज का मतलब पूरा दिन हम फैट स्टोरिंग हाई इंसुलिन स्टेट में ही रह रहे हैं। अब उसके बाद आपके पूर्वजों का ग्राफ आ गया, जिनको कभी खाना मिला कभी नहीं मिला, तो जो ग्रीन जोन में इंसुलिन घट गई, और फिर लंबे लंबे फास्टिंग, जैसे मैं करता हूँ हर एकादशी पे 24 घंटे या उससे लंबा 36 घंटे का फास्ट। उसमें क्या होता है, आप जानबूझ के फैमिन क्रिएट करते हो अपनी बॉडी में, जो अडेप्टेशन हुई है उसे अंडू करते हो, तो आपका इंसुलिन बहुत लंबे टाइम तक लो रहता है, आप फैट अपनी बॉडी का बर्न कर देते हो।
अब ह्यूमंस आज की डेट में एक ऐसे फैमिन के लिए खा रहे हैं जो कभी आया ही नहीं, ना आएगा। हम पहले 1 से 2 मील ले रहे थे, अब 6 से 8 मील लेते हैं डेली अगर देखा जाए तो। इसीलिए कैलोरी सरप्लस है और हम एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एक ओबेसिटी, एक डायबिटीज एपिडेमिक के थ्रू जा रहे हैं, जो बढ़ता ही जाएगा। और हमारे समाज में कैंसर के केसेस भी उसी अनुपात में, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के, स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के केसेस उसी अनुपात में बढ़ेंगे। और उसकी एज भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम 5 या 7 साल की उम्र से ही शुरू कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे ही ओबीस हो गए। तभी डायबिटीज जो पहले 40 साल में आता था, अब 20 साल में, 22 साल में आने लगे। तो सबसे बड़ा जो झूठ हम लोगों ने, हमारी कंपनियों ने बेचा है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, और यही आपका ब्रेकफास्ट हम खरीद रहे हैं। और इसीलिए सुबह सुबह ही हम इंसुलिन की इतनी स्पाइकिंग कर देते हैं कि सारा दिन हम हाई इंसुलिन स्टेट में मोटापे को इकट्ठा करते जा रहे हैं। बॉडी में एक्चुअली क्या होता है, ये इंसुलिन कैसे, जो भी हम कुछ खा रहे हैं वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारा ग्लूकोज आ गया, ये इससे हमारी बॉडी के मसल्स, हमारे फैट सेल्स, हमारे ब्रेन सेल्स इसी ग्लूकोज को यूज करते हैं, काम करते हैं। इसीलिए यूनिडायरेक्शनल यहाँ पे एरोज हैं। लेकिन एक ये एरो आप देख रहे हैं, ये बाई डायरेक्शनल है। हमारी बॉडी में एक तिजोरी है, जो भी हम एक्सेसिव ग्लूकोज खाएंगे ना, इस जो एडाप्टेशन के लिए, ये एडाप्टेशन के पीछे का जो तिजोरी है ना, जो फैमिन के लिए तैयारी करनी है, वो है लिवर। तो ये जब भी हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाते हैं, इंसुलिन पैंक्रियास से निकलता है, ये ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट करता है, यानी इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेता है फैट में और हमें देता है फैटी लीवर। यानी कि जो नाम है ना फैटी लीवर, वो फैट से नहीं आया। घी तो हम हजारों साल से खा रहे हैं, वो चीनी से आया। आपको ग्लूकोज को कम करना है, फैट आप खा सकते हो। और जब हम नहीं खाते तो ये तिजोरी खाली होती है, यानी कि फास्टिंग करते हैं तब, तो हमारी पैंक्रियाज ग्लूकागन सेक्रीट करते हैं। तब एक नई प्रक्रिया चालू होती है, इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि यही ग्लाइकोजन जो ट्राइग्लिसराइड है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यही टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर हमारी बॉडी उसको यूज करती है, हमारे मसल्स उसी से काम करते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारी सिर्फ एक कैलोरी सरप्लस डाइट हमें फैटी लिवर भी दे रही है। यही लिवर की तिजोरी जब भर जाती है तो यही ट्राइग्लिसराइड हमारे ब्लड में आके हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इसी की वजह से हमारे को एंडोथीलियल, यानी हमारी धमनियों में, ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन होती है, जिससे क्लॉट बनता है, जिससे स्ट्रोक होता है, जिससे हार्ट अटैक होता है। और इसी से इंसुलिन की रेजिस्टेंस, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा है तो डायबिटीज़ होती। यानी कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टरों के पास जाने की जगह, अगर आप प्रोत्साहन प्रोग्राम की गाइडलाइंस को फॉलो कर लो सिर्फ, तो आप यहीं पे बीमारियों की जड़ को ही खत्म कर लो। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, जो आपकी फेवरेट है चाय, अगर उसको कन्वर्ट कर लो तो आपकी कैलोरीज कितनी कम हो जाए। सिमिलरली आइसक्रीम, तभी शायद जो दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम कंपनी है बास्किन रॉबिन्स से, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ मेरे बहुत से वीडियो में, इनके ओनर्स ने अपने सारे शेयर बेच के खुद ये वीगन रेवोल्यूशन लीड कर रहे हैं। इन्होंने एक जगह ले ली है, खुद की सब्जियां खुद उगा रहे हैं और ये वीगन डाइट खुद भी करते हैं, औरों को भी। डॉक्टर तो नहीं, ओशन रॉबिन्स एंड जॉन रॉबिन्स आप सर्च करोगे, आप गूगल करोगे, इनके बारे में बहुत कुछ आपको मिल जाए, कई किताबें भी इन्होंने लिख दी। अब आपको समझ आया कहाँ आपकी बीमारी शुरू हुई थी, कहाँ जाके आपको दवाई की जरूरत पड़ी और कैसे उस दवाई को छोड़ना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक लॉक एंड की मैकेनिज्म फॉलो करता है। इंसुलिन के सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, जहां ये इंसुलिन रूपी चाबी जाके लगती है, तब ये ग्लूकोज का चैनल खुलता है और हमारे ब्लड से ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाता है। बट अगर ये चैनल ना खुले तो यही ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूमता रहता है और फिर हमें डायबिटीज देता है, जिसको हम ब्लड टेस्ट से टेस्ट करते हैं। कैसे ओबिसिटी भी इसका कारण बनता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। ये एक फैट सेल है, इमेजिन कीजिए, इसके ऊपर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, सॉरी इंसुलिन रिसेप्टर लगा हुआ है, जहाँ पे आके ये इंसुलिन अटैच होती है। अब जब हम, हमारे सेल का साइज बड़ा होता है तो इस इंसुलिन रिसेप्टर की शेप भी बड़ी हो जाती है, यानी कि जो ताला था उसकी चाबी तो वही रही, लेकिन उसकी शेप चेंज कर दी हमने, तो वो चाबी उसमें अटैच ही नहीं हो पा रही, अब वो ताला खुलेगा ही नहीं। सिमिलरली सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जो ये रिसेप्टर है ना, ये हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अब जैसे हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल, एक कुर्सी से प्यार करने लगते हैं, बैठे रहते हैं, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, तो ये रिसेप्टर की संख्या कम होती रहती है, बॉडी इसको नहीं मेंटेन करती। तभी आपने सुना है कि इंसुलिन लगाने के बाद, इंस्पाइट ऑफ हाई इंसुलिन, जो मैंने अभी बात की कि इंसुलिन बढ़ता है, तब भी हमें शुगर होती। जितनी मर्जी इंसुलिन लगा लो आप, जब तक इस रिसेप्टर की संख्या को नहीं बढ़ाओगे, आप किसी की डायबिटीज को रिवर्स नहीं कर सकते। कैसे बढ़ाते हैं इसको,
एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी मसल्स को ट्रेन करके। तभी मैं कहता हूँ डायबिटीज के लिए वॉकिंग में टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और अपने मसल्स को स्टिमुलेट कीजिए ताकि ये रिसेप्टर बढ़े। जहाँ जिसने इस डायग्राम को समझ लिया ना, उसने अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना समझ लिया। अब एक मिथ आता है, आप सोचते हैं मेरे माँ बाप को डायबिटीज़ है, मेरे दादा को डायबिटीज़ है, मेरे पेरेंट्स में भाई को डायबिटीज़, तो मुझे भी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। यहाँ पे फील्ड आता है एपिजेनेटिक्स का, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की। 100 बात की एक बात, आपकी आदतें आपकी फ्यूचर जनरेशन का डीएनए यानी टीलोमेयर शॉर्टनिंग की जो बात की थी मैंने, वहाँ पे काम करती है। बीमारी के पैदा करने वाले जीन्स को स्विच ऑन करती है या ऑफ करती है, ये सब आपके ऊपर निर्भर है, आपका प्रेजेंट भी और आपकी आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर भी। अब इसको, इस थकी हुई जिंदगी से, गुलामी की जिंदगी से कैसे हम आज़ादी की जिंदगी की तरफ जाएं। जो हमने अडाप्टेशन समझा, इसको अनडू करना है। कैसे करना है? एक तो ये फ्रक्टोस, हाई सुक्रोलोस, प्रोसेस्ड फूड, जो हमने कैलोरी सरप्लस की बात की, वो कम करना है। साथ में इंसुलिन रिसेप्टर्स को बढ़ाना है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी एज बहुत ज़्यादा है, अब हम जिम नहीं जा सकते, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी डाइटिशियन हमने फॉलो कर ली, बट हमारा वेट कम नहीं होता, हमारी इंसुलिन कम होती, हमारी डायबिटीज़ की गोली नहीं छूट रही, हमारा बीपी भी नहीं की दवाई भी नहीं छूट रही। यहीं पे हमने ये टेक्निक लाए हैं जिसे हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में बहुत हाईली अप्रिशिएट करके यूज़ करते हैं। ये वन ऑफ द मेजर प्रोटोकॉल्स हैं जो डॉक्टर गरिमा हमारे बैच मेंबर्स को देती हैं। इसे फास्टिंग कहते हैं। हम चाहते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो कि जो कैलोरीज और फैट हम खा रहे हैं उसको बर्न करे, ना कि इकट्ठा करे, जो आज की डेट में कर रहा है। अब इसका एक सिंपल सा तरीका फास्टिंग है। तभी शायद हर धर्म में, हर धर्म ग्रंथ में फास्टिंग को लेके बहुत पॉजिटिव बातें की गई है, बहुत प्रमोट किया गया, स्पेशली सनातन हिंदू धर्म में। तो इसलिए उपवास की प्रक्रिया विभिन्न नामों से प्रचलित है हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में। इसीलिए सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये सिखाती है कैसे आप बिना बीमारियों के एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक समाज को प्रेरित लाइफस्टाइल, जिससे आप अपनी बॉडी को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करके अपने हायर गोल्स को अचीव करते हो। फास्टिंग क्यों, कैसे थेरेपी की तरह काम करती है, इसके 5 पॉइंटर्स हैं। एक है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, जैसे हमने पहले बात की। जो कैलोरीज हम स्टोर करे जा रहे हैं उसको भी कम करता है। ऑटोफेगी को ट्रिगर करता है। ये नाम आपको कई नए सुन रहे में लग रहे हैं, बट हम इसको एक एक करके एलैबोरेट करेंगे, डोंट वरी। कीटोसिस की प्रक्रिया को बढ़ाता है और ग्रोथ हार्मोन को भी बढ़ाता है। कैसे? पहले ये समझ ले कि ये कोई नई बात नहीं है। आज से 2000 साल पहले ही महर्षि वाघभट, जिनका मैंने इंट्रोडक्शन में बात की थी, उन्होंने अपनी अष्टांग हृदयम संहिता में ये सूत्र लिखा है, जिसमें लिखा है उन्होंने, विमलेन्द्रिता सर्गो मलानाम लाघमम रुचि क्षुत्रिट सहोदय शुद्ध हृदयो द्वार कंठता व्याधि मार्दव मुत्सास्त निद्रा नाश्च लागिते। निद्रा नाश्च लागिते का मतलब है, हम बोलते हैं ना फास्टिंग से हमें कमजोरी आती है, निद्रा आती है, बल्कि इनका मानना है कि ये निद्रा को और कम कर देता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को कम कर देता है, हमारी बॉडी को रिवाइव करता है, रिप्लेनिश करता है, रेनोवेट करता है, जो हम, और इन्हीं की वैदिक साइंस को, जैसे आज कल इसरो के चीफ ने भी बोला था कि डॉक्टर एस सोमनाथ ने, कि वे साइंस के सारे प्रिंसिपल्स वेदों से आए हैं और वेस्टर्न साइंस ने उसको रीपैकेज करके हमें बेच दिया है। तो इन्हीं वैदिक साइंस को यूज करके आज की डेट में हम लोग वेरियस साइंटिस्ट नोबेल प्राइज जीते जा रहे हैं। और कितने शर्म की बात है, हमारे देश में इसकी जनक होने के बाद भी सबसे ज़्यादा डायबिटीज़, बीमारियां, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी के केसेस हमारे पास है। खैर, ऑटो वारबर्ग, इनको 1924 में वारबर इफेक्ट, जो मैंने पहले बात की थी जब मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज और म्यूटेशन की बात की थी। वारबर इफेक्ट क्या कहता है? वारबर इफेक्ट के लिए इनको 1924 में नोबेल प्राइज मिला था। वारबर इफेक्ट का मतलब यह है कि हमारे कैंसर सेल्स, हमारे रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीसीज या हमारे डिजीज कॉजिंग सेल्स को शुगर बहुत पसंद है, इतनी ज़्यादा कि नॉर्मल सेल से 20-20, 30-30 गुना ज़्यादा शुगर ये खाते हैं। समझिए, मतलब जितना गजरेला आपको पसंद है या गुलाब जामुन, उससे ज़्यादा गुलाब जामुन आपके कैंसर सेल्स को पसंद है। अब मर्जी आपकी है। तो इसी बार्बर इफेक्ट के बेसिस पे हमने पेट स्कैन की टेक्निक को डेवलप किया, जिसमें हम रेडियो एक्टिव ग्लूकोज इंजेक्ट करते हैं, और वो ग्लूकोज क्योंकि कैंसर सेल ज़्यादा खाएंगे तो हमें वो लाइटन अप होकर दिख जाते हैं, और इसको हम टेक्निक को पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ कैंसर सेल्स हैं उसको जज करने के लिए यूज़ करते हैं।
अब समझ आया कैसे शुगर के रूप में हमारा समाज, हमारे जो फिटनेस आइकन्स हैं सो कॉल्ड, हमें क्या क्या बेच रहे हैं, कैंसर बेच रहे हैं ग्लास में डाल डाल के, और हमारे बच्चे इसको बड़ी चाव से खरीद रहे हैं। अब जब हम फास्टिंग करते हैं, जैसे मैंने बोला, हम कैलोरी रिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा फैट कम होगा। तो जो इंसुलिन रिसेप्टर जिसकी शेप बिगड़ गई थी वो वापस अपनी शेप पा लेगा, और फिर उस पर आके वो इंसुलिन का रिसेप्टर, इंसुलिन अटैच होने लगेगी और वो ग्लूकोज की चैनल ओपन अप हो जाएगी। अब बात करते हैं ऑटोफेगी की, जो सेकंड हमने बात, ऑटोफेगी को कैसे ट्रिगर करना है। डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी को 2016 में फिजियोलॉजी का, मेडिसिन का जो है नोबेल प्राइज मिला था ऑटोफेगी दर्शाने के लिए। ऑटोफेगी का क्या मतलब है? ऑटोफेगी सेल्फ ईटिंग, हमने बोला था वाइटल फोर्स के पास बहुत पावरफुल सेल्फ हीलिंग पावर्स हैं, बट हम उसको अलाउ ही नहीं करते, क्योंकि हम सारा दिन खाते रहते हैं, और वो बेचारी हमारी वाइटल फोर्स अपने आप को ठीक करने के लिए वो तो उस खाने को पचाने के पीछे ही अपना समय व्यर्थ कर देती है, बीमारियों को ठीक ही नहीं कर पाती। तो क्या है ये सेल्फ हीलिंग? जब हम ऑटोफेगी ट्रिगर करते हैं तो हमारे बॉडी में जो पुराने सेल्स है, क्योंकि हम ज़्यादातर भूखे रह रहे हैं, अब हमारी बॉडी फैट यूज़ कर चुकी हो, शुगर यूज़ कर सकती होती है, ग्लूकोज यूज़ कर रही होती है 12 से 14 घंटे के बाद। उसके बाद 16 घंटे आते आते बॉडी फैट यूज़ कर लेती है, और उसके बाद फिर प्रोटीन को यूज़ करती है बॉडी। और जब ये प्रोटीन यूज़ करती है तो बॉडी बॉडी एक्चुअली परफेक्ट है, बॉडी कभी भी आपका हेल्दी प्रोटीन को नहीं यूज़ करती। तो वो क्या करती है, जो खराब सेल्स, जो डिजीज सेल है, डीनेचर सेल है, ट्यूमर सेल्स हैं, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज है, उनको ही खा जाती है, उन्हीं से एनर्जी प्राप्त करती है जो हमारी नॉर्मल सेल्स को चाहिए, क्योंकि आप ऊपर से खाना खा के मुंह से तो कोई एनर्जी दे नहीं रहे हो। अब जब ये सेल्स टूटते हैं तो इनसे असेंशियल फैटो एसिड्स, अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो फिर बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यूज करके नए सेल्स को बनाती है। तो बिना किसी लेजर थेरेपी के, बोटॉक्स के, और कोई भी एंटी एजिंग क्रीम यूज के पीना, अगर आपको यंग दिखना है, यंग रहना है, तो ऑटोफेगी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसीलिए फास्टिंग को हमने बोला है कि कैसे आपको ये 10 साल तक जवान भी दिखा सकती है। जब हम लॉन्ग टर्म फास्ट करते हैं तो इंसुलिन नीचे जाता है और ऑटोफेगी बढ़ती जाती है उसी अनुपात में। और ये रिसर्च पेपर्स कई पब्लिश हो चुके हैं कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हार्ट सेल्स, एंडोथेलियन फंक्शंस को इंप्रूव किया जा सकता है डाइटरी रिस्ट्रिक्शन और फास्टिंग को यूज करके। अब बात होती है ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी के लिए बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स रखता है। ग्रोथ हार्मोन कब सेक्रीट होता है, कैसे हम यंग दिख सकते हैं? ग्रोथ हार्मोन यंग दिखने की सबसे पोटेंट एक तरीका है या हार्मोन है। बॉडी नेचुरली ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट करती है थ्रू इट्स हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तभी कहते हैं ना एक्सरसाइज करने वाले अपनी उम्र से जवान दिखते हैं, तो हम नॉर्मल लोगों से जो एक्सरसाइज नहीं करते 4 गुना ज़्यादा सेक्रीट करते हैं ग्रोथ हार्मोन। लेकिन जब हम 24 घंटे या उससे लंबी फास्टिंग करते हैं, जैसे मैं खुद भी एकादशी पे रखता हूँ, हर एकादशी पे पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ एज ए साइंस, नॉट जस्ट फॉर रिलीजन। तो हम लोग ग्रोथ हार्मोन की सेक्रीशन को सोचिए, एक्सरसाइज से 4 गुना, फास्टिंग से 20 गुना तक आप इसको बढ़ा पाते हैं, और ये सस्टेनेबल रूप से बढ़ा रहता है। इस पे कई रिसर्चेज हो गई हैं, रिसर्च पेपर्स छप गए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ग्रोथ हार्मोन की फायदे को उठाओ और जाके बाहर से, जैसे आजकल जिम्स में लोग करते हैं, गोली या इंजेक्शन लेके अपने मसल्स को बढ़ा लो। इसका हार्मफुल इफेक्ट देखा गया है अगर आप इसको कृत्रिम रूप से यूज करते हो। अब प्रक्रिया दूसरी, कीटोसिस, जिसकी हमने बात की थी। जब आप लंबी देर तक बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते, भूखे रहते हो, तो एक प्रक्रिया शुरू होती है बॉडी में कीटोसिस, जिसकी वजह से नेचुरली बॉडी फैट्स को यूज करता है, कीटोन्स को यूज करके अपनी बॉडी के सेल्स को एनर्जी देता है। ये एक नेचुरल टेक्निक है अपने फैट को बहुत फास्ट जो है जलाने का। इसके बारे में डिटेल डॉक्टर गरिमा एंड ऑफ द सेशन और डिटेल करेंगी। तो इतने सारे बेनिफिट्स है फास्टिंग के, किसी मर्जी बीमारी में आप उठा के नाम देख लो, एल्जाइमर, पार्किंसोनिज्म, कार्डियक डिजीजेस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटीज तो है ही, ओबेसिटी भी है। तो समराइज करने के लिए कैसे काम करती है? कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करती है, ऑटोफेगी को ट्रिगर करती है, कीटोसिस को ट्रिगर करती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करती है, और ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाती है। अब सवाल उठता है कि फास्टिंग करें तो कितनी लंबी करें?
अब ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपके गोल्स पे डिपेंड करता है। और एक और बात पे, जैसे अडाप्टेशन की हमने बात की, बॉडी भी इन सब प्रक्रिया को भी अडाप्ट कर जाती है। अगर आप एक ही टाइप का फास्ट लंबे टाइम तक करते रहोगे तो उसके बाद एक टाइम के बाद स्टेगनेंट रिजल्ट्स हो जाते हैं और फर्दर रिजल्ट नहीं आते। यहीं पे हमारा प्रोत्साहन प्रोग्राम का या आपके हेल्थ कोचेस का रोल आता है कि वो आपको गोल तक कैसे पहुंचाएं, आपको कैसे गाइड करें। तो जैसे हमने बताया कि लंबे फास्ट का रोल आता है ऑटोफेगी ट्रिगर करने पे, छोटे फास्ट का 16 घंटे 18 घंटे का रोल आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। अगर आपका गोल है वेट लॉस करना तो 16 से 18 घंटे का फास्ट अच्छा रिजल्ट देता है 90% लोगों में। इसमें आप 18 घंटे तक कुछ नहीं खाते, 8 घंटे 6 घंटे की विंडो में आप खाना खाते हो। लेकिन जब वही मैंने बोला कि इससे आपकी बॉडी अडाप्ट ना हो जाए तो आपको बीच बीच में इसको चेंज भी करना चाहिए। कभी कभी लंबे फास्ट महीने 2 महीने 3 महीने में आप लंबे फास्ट भी रख सकते हैं, जिसमें 24 से 48 घंटे का फास्ट रख लीजिए चाहे आप, या और लंबे फास्ट कर सकते हैं। अगर आपका गोल है डीजनरेटिव डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस, एल्जाइमर डिजीज, कैंसर, पार्किंसोनिज्म, इनको ठीक करना या इनको प्रिवेंट करना, तो आपको लंबे फास्ट रखने पड़ेंगे, ऑटोफेगी करनी पड़ेगी ट्रेड, जिसमें आप 24 से 48 घंटे के फास्ट करते हो। और अगर आपका एम है आप हेल्दी हो, सिर्फ मेंटेन करना चाहते हो, तो मोस्टली 16-18 घंटे वाली विंडो इनफ रहती है। कभी कभी बीच बीच में महीने 2 महीने 3 महीने में थोड़े लंबे लंबे फास्ट भी आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी अडेप्ट ना हो। अब लोगों को लगता है यार इतना मुश्किल काम है, फास्टिंग मेरे से तो होती नहीं, जबान भी नहीं। हमारे पिछले वेबिनार में जब ग्रुप बना था तो बहुत से लोग आज भी होंगे जिनको लगता था वो फास्ट कर ही नहीं सकते, और बाई चांस निर्जला एकादशी उसके बाद आई, और बहुत से लोगों ने मुझे ये अपडेट किया कि उन्होंने 36-36 घंटे तक भी फास्ट रखा और उनको अचंभा हो रहा था कि वो कैसे कर पाए। तो वो मोटिवेट हुए इस पिछले वेबिनार से जो पिछले संडे को था, और उन्होंने ये फॉलो किया। लेकिन वैसे हम प्रैक्टिकल भी बात करें, 8 से 10 घंटे तो आम आदमी सोने में निकाल देता है, तो इसमें 4 से 6 घंटे ही तो और ऐड करने हैं, तो फास्टिंग इतनी मुश्किल हुई कैसे? और इतने सारे बेनिफिट्स अगर उठाने हैं तो थोड़ा सा कष्ट तो हम उठा ही सकते हैं। और इतनी साइंस जानने के बाद जो आपको हमने आज शेयर की, तो अब कुछ पॉपुलर जो फास्टिंग शेड्यूल्स आजकल चलते हैं या कॉमनली लोग करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। एक तो है 16 से 8 घंटे वाला मेथड, जो सबसे कॉमनली यूज्ड है। इसमें आप 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते और 8 घंटे की विंडो में खाते हैं, 1 या 2 बार या 3 बार डिपेंडिंग ऑन आपकी बॉडीली नीड्स, आपके गोल। ईट स्टॉप ईट, इसमें आप 24 घंटे का फास्ट करते हैं और फिर आप नॉर्मल खाते हैं बाकी टाइम। ये आप हफ्ते में 15 दिन में डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ स्टेटस, गोल, बीमारियाँ। मैं ये वाला फॉलो करता हूँ हर एकादशी पे। मैं एक दिन डिनर करता हूँ 9 बजे, तो अगले दिन ही डिनर करता हूँ, उसके बीच में सिर्फ पानी पे जीवित होता हूँ। फिर आती है 5-2 डाइट। इसमें आप हफ्ते में 2 दिन बहुत ही लो कैलोरी, जो मैंने बोला कैलोरी सरप्लस को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, तो बहुत ही लो कैलोरी 200 300 500 कैलोरी तक खाना खाते हैं, और बाकी दिन हम नॉर्मल खाना खाते हैं। 2000 कैलोरी नॉर्मली इंसान को जीवित रहने के लिए चाहिए होती है, लेकिन नॉर्मली इंडियंस 3500 से 4000 कैलोरी रोज़ खाते हैं, आप सोच सकते हैं। और वीकेंड पे तो 7-7 हज़ार कैलोरीज भी हो जाते हैं, तो यही आपके मोटापे का कारण बनता है। फिर ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, अगर आपको रिजल्ट फास्ट चाहिए, आपको हार्ट डिजीज़ है और इमीडिएटली आप चाहते हो स्टेंट से बच जाऊँ मैं, स्टेंट ना लगाना पड़े, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें एक दिन फास्ट करते हैं, अगले दिन खाते हैं, एक दिन फास्ट करते हैं, अगले दिन खाते हैं। थोड़ा मुश्किल है बट इसके रिजल्ट बहुत फास्ट आते हैं। अगर आपकी बीमारी बहुत लिमिट पे पहुंच गई है तो ये एक अच्छा टेक्निक है। और 1 मील ए डे, ये थोड़ा सा मुश्किल है कि पूरे दिन में सिर्फ एक ही मील खानी है, उसमें 1 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है, आप उसमें खाइए, बाकी टाइम आप भूखे रहिए। अगेन रिजल्ट फास्ट हैं बट ये सस्टेनेबल मेथड नहीं है, तो ज़्यादातर लोग ये कर नहीं पाते। अब कई लोगों का यह भी सवाल उठता है कि हमें भूख लगती है, क्रेविंग्स होती है जब हम लोग फास्टिंग करते हैं। तो फास्टिंग भी हर चीज़ की तरह एक प्रैक्टिस है। नॉर्मली आप लोग अपनी मील्स को, डाइट को जो है ज़्यादातर शुगर, वीट और कार्ब्स पे लोडेड रखते हैं, और इसी वजह से इंसुलिन की जो मात्रा है, रेजिस्टेंस है, वो बढ़ी रहती है, और इसी वजह से आपको हंगर पैंग्स होते हैं। इसीलिए अगर आप व्रत खोलने के लिए शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स की जगह फैट्स का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, अभी मैं थोड़ी देर में करूँगा, तो आपको वो हंगर पैंग्स होने भी कम हो जाएंगे। कैसे? जैसे बुलेट कॉफ़ी है, इसमें आप कॉफ़ी में कोकोनट क्रीम या नारियल का तेल डाल के पीते हैं, ये ऑलमोस्ट नियर टू 0 कैलोरी ड्रिंक है, लेकिन इससे आप लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हो, एक फास्ट को लंबा खींच सकते हो। लोग पूछते हैं कि भाई हम 16 घंटे तक तो, 18 घंटे तक तो कर लेते हैं फास्ट, उसके बाद हम 24 तक जाना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। तो ये सब चीज़ें यूज़ करके आप अपने फास्टिंग की प्रक्रिया को और लंबा कर सकते हो। अगर आप 24 कर पाते हो तो 36 कर सकते हो, और
जो फास्ट आपने रखा है उसके बेनिफिट को और लंबे घंटों तक, जो प्रक्रिया चालू की थी आपने, उसको लंबा खींच सकते हो। देन एवोकेडो, अवेलेबिलिटी इशू है, महंगा भी है, लेकिन चलो, बट इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट्स एंड मिनरल्स, गुड फैट, प्लांट बेस्ड फैट। तो आप, मैं तो कोकोनट को इंडियन एवोकेडो बोलता हूँ और मैं बहुत यूज़ करता हूँ इसको। कोकोनट या कोकोनट की क्रम बहुत सस्ती है, बहुत ईजिली अवेलेबल है, इसको आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, पत्ता गोभी, ब्रोकली, गोभी, ब्रूसल स्प्राउट्स, इवन ये सब जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं, ये बहुत लो कैलोरी होते हैं, हाई फाइबर होते हैं, और फिलिंग इफेक्ट होता है इनका। इनको खाने के बाद बहुत लंबे टाइम तक आपको भूख भी नहीं लगती। तो इसके साथ भी आप अपने फास्ट को, प्रक्रिया को चालू रखते हुए लंबा कर सकते हैं। ये मेरी अपनी प्लेट है जो मैं रिसेंटली, मैंने पिछले 4-5 फास्ट से ये यूज़ करना शुरू किया है। आफ्टर माई एकादशी फास्ट में मैं ये डिनर लेता हूँ। इसमें आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड नट्स ही हैं, कोकोनट, मूंगफली, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, जो भी आप लेना चाहो, नॉन शुगर, आपको यहाँ कोई शुगर नहीं दिख रही। ये गुड प्लांट बेस्ड फैट्स हैं और ये न्यूट्रिशन डेंस हैं, मतलब इनमें बहुत सारा मिनरल्स हैं, गुड फैट्स है बॉडी के लिए, जो मैंने मिनरल्स ना खा के लॉस किए बॉडी में, ये उसको रिप्लेनिश कर देते हैं। इवन मैग्नीशियम की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये प्लेट मैं फॉलो करता हूँ जब भी मुझे लॉन्ग टर्म फास्ट में जाना होता है। अब इसके बाद मैं एक केस स्टडीज़ करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रोत्साहन प्रोग्राम में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, किन किन बीमारियों में प्रोत्साहन प्रोग्राम कार्यरत है। प्रोत्साहन प्रोग्राम सभी लाइफस्टाइल डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस और बहुत सारी बीमारियों को उसी की जड़ में प्रिवेंट कर देता है, और इसी की तरह ये डिज़ाइन किया गया है वैदिक ज्ञान को फॉलो करते हुए, इंक्लूडिंग माई एक्सपीरियंस एंड मेडिकल साइंस की, मॉडर्न मेडिसिन की जो कॉम्बिनेशन है उसको देख के एक होलिस्टिक अप्रोच बनाए। तो डायबिटीज़ की दवाई हम छुड़वा सकते हैं, बीपी की दवाई हम छुड़वा सकते हैं, ओबेसिटी हम कम कर सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ में, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ और वेरियस तरह, इवन थायराइड में भी इनका फ़ायदा देखा गया। पीसीओडी तो बहुत आम तौर से हम ठीक कर ही रहे हैं। तो अगर हम बिना दवाइयों के इन सब बीमारियां जो आपके स्क्रीन पे दिखित हैं, अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हो या दवाइयों को कम करना चाहते हो डिपेंडिंग ऑन, तो आप प्रोत्साहन प्रोग्राम के लिए बिल्कुल आइडियल हो। ये इसका करिकुलम है, इसमें हम 4 बेसिक प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं। डाइट के बारे में बात करते हैं जिसका पूर्णतः ज्ञान दिया जाता है, जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं वीकली। एक्सरसाइज जो मैं खुद कराता हूँ, डॉक्टर गरिमा योगा कराती हैं, हम लोग, हमारी टीम लाइव डेमो क्लासेस रखती हैं हर वीक, हर वीकेंड पे। उसके अलावा जिसके वीडियो मॉड्यूल्स भी आपको भेजे जाते हैं, ये नहीं कि आप नहीं कर पा रहे हो लाइव तो आप वीडियोस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आपके गट रीसेट पे काम करते हैं डाइट को यूज़ करके, जिसके बारे में शायद ही कोई डॉक्टर या डाइटिशियन बात करता है आज की डेट में। उसके अलावा स्ट्रेस, वेरियस ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं, अपनाते हैं, टेस्ट करते हैं, और आपको, हमारे पिछले बैचेस में बहुत से लोगों ने बीपी की दवाई छोड़ दी इसको यूज़ करके। तो हम स्ट्रेस पे बहुत मुद्दे पे काम करते हैं, स्ट्रेस की रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करते हैं, सिर्फ मैनेज नहीं करते हैं, वी स्टार्ट हीलिंग द डिजीजेस। देन द फोर्थ प्रोटोकॉल जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उसको कैसे कम करना, इसमें हम बोनस जो होती हैं डाइट की रेसिपीज़ भी, वीगन रेसिपीज़ भी हर हफ्ते शेयर करते हैं। उसके अलावा इसका स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप किया गया है कि इसमें लगातार सपोर्ट रहती है, ताकि जो ह्यूमन नेचर है ना, इनर्शिया की, जो बार बार हम रुक जाते हैं, फ़ायदा उठाते तो हैं लेकिन फिर रुक जाते हैं, थोड़ी देर समझते हैं फिर रुक जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम जो है यहाँ पे जो फॉलो करते हैं। उसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसे बनाया गया है कि रेगुलर सपोर्ट रहती है, एजुकेशन हम देते हैं, सपोर्ट देता है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें फिर डाइट और एक्सरसाइज चैलेंजेस भी होते हैं, यानी कि वीकली मैं आपको एक चैलेंज खुद पूरा करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल नॉन स्टॉप 25 स्क्वाट करने हैं, 15 किलोमीटर आपको चल के दिखाना है एक हफ्ते में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जिसके स्क्रीनशॉट्स सब पूरे ग्रुप मेंबर्स भेजते हैं, जिससे एक दूसरे की मोटिवेशन से हम लोग अपने रिजल्ट की तरफ अचीव कर पाते हैं और बीमारियों को रिवर्स कर पाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो हमारा मेन मुद्दा रहता है, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, इन्वायरमेंट एंड मेडिसिन। मेडिसिन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एलोपैथिक मेडिसिन को ग्रेजुअली टेक ऑफ करना है, वीन ऑफ करना है। ग्रेजुअली इसको एसेंट फॉर्म में हम जाते हैं, इसकी डाइट के, एक्सरसाइज के, फास्टिंग के, स्ट्रेस के प्रोटोकॉल्स को धीरे धीरे अप्लाई किया जाता है। यूजुअली 3 से 4 महीने का ये प्रोटोकॉल रहता है, और इसमें हमने देखा है बहुत से लोगों की बीमारियां रिवर्स हो पाती हैं। इसका मेन इशू, मेन सक्सेस का राज ये है
कि प्रोत्साहन प्रोग्राम ना ये सिर्फ बीमारियों पे या डाइट पे काम नहीं कर रहा है, ये एक बिहेवियरल चेंजेस लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब जो आपकी सोच है उसी को बदल देंगे, आपके रहन सहन के तरीके को, आपके जीवन के शैली को हम बदलते हैं और आपको वो सिखाते हैं ताकि वो आप फिर अपनी पूरी फैमिली पे यूज़ कीजिए, दोस्तों पे यूज़ कीजिए और खुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। इसका मेन एम है इस समाज में सही एजुकेशन को पहुंचा देना ताकि आप लोग जो है इससे बीमारियों से बच पाएं और उसको फॉलो कर पाएं। और इसीलिए प्रोत्साहन प्रोग्राम का डिज़ाइन हुआ है जिसका फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये तो खैर हम आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारा नेक्स्ट, क्योंकि हमारा 4th बैच ख़त्म होने की कगार पे और हमारा नेक्स्ट बैच हमारा 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए 11 जून को हम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम डिटेल में बताएंगे कि क्या इसका करिकुलम है, कैसे हम तरीका है, कैसे फॉलो करते हैं। उसमें कुछ पुराने बैच के मेंबर्स भी होंगे जो अपने शेयर करेंगे एक्सपीरियंस। तो उसके लिए आपको अलग से नोटिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट संडे ये प्रोग्राम होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप में से किसी को भी लगता है कि आपको आपकी बीमारी को यूज़ करने के लिए प्रोत्साहन प्रोग्राम की ज़रूरत है, तो ये नीचे लिखे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर डिटेल्स। अब मैं केस स्टडी बात करूंगा अपने घर से। मेरी मदर की फ़ोटो आपके सामने है। इनका नाम है निशी शर्मा। ये फ़ोटो के वक्त इनका वेट था 74 kgs। इनको आर्थराइटिस की शुरुआत हो गई थी, नीज़ में पेन रहने लग गया था, सांस इनका फूलने लग गया था, ये 1-2 फ्लोर चढ़ती थी तो फिर इनको रुकना पड़ता था। और ये इनकी रिपोर्ट से सामने, ये फ्रैंक डायबिटिक हो गई थी, 7.5 इनका 11 मार्च को HB1AC था। लेकिन मैंने इनको कोई दवाई नहीं दी क्योंकि जैसे मैंने बताया दवाइयाँ हमें मौत की तरफ ही ले जा रही है, बीमारियों की तरफ ही ले जा रही है और हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं दवाइयों लेके। तो दवाइयाँ तो दी नहीं। दूसरा, ये प्रोत्साहन प्रोग्राम की डाइट सिर्फ 60% तक फॉलो करती हैं, पूरी वीगन नहीं है। ये बीच बीच में अपने जो भी मिठाइयाँ हैं और वो भी रेलिश करती हैं। एक्सरसाइज के नाम पे भी ये पूरा प्रोग्राम नहीं फॉलो करती, सिर्फ 20-25 से 50 हाफ स्क्वाट ज़रूर ये करती है मेरे कहने पे। और फास्टिंग की प्रक्रिया को इन्होंने नॉन स्टॉप 1 साल से, ये 16 से 8 घंटे वाली जो फास्टिंग मैंने आपको बताई है, बीच बीच में इन्होंने अभी पिछले एकादशी पे, निर्जला एकादशी पे 24 घंटे भी किया। ये फास्टिंग की प्रक्रिया को सिर्फ यूज़ करके इन्होंने आज, जिनका सांस फूलता था, इन्होंने अभी रिसेंटली सितंबर में एक 30 दिन का रोड ट्रिप मेरे साथ किया, हाई एल्टीट्यूड रोड ट्रिप, सोचिए। और इनका वेट इन्होंने 9 किलो तक कम कर लिया, 74 से 63 पे आ गई हैं ये। और ये साथ में इनकी आर्थराइटिस और डायबिटीज़ की रिवर्सल भी शुरू हो गया है बिना किसी दवाई को यूज़ किए, डाइट को पूरी तरह ना करते हुए, प्रोत्साहन प्रोग्राम को 40 से 50% फॉलो करते हुए सिर्फ। लेकिन फास्टिंग की प्रक्रिया इन्होंने नॉन स्टॉप यूज़ की है। ये इनका रिजल्ट जो हमने रिसेंट कराया था, इन्होंने 7.5 से जर्नी शुरू की HB1AC और आज 6.2 पे हैं बिना किसी दवाई के, इवन नॉट अ सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन। उसके बाद मैं डॉक्टर गरिमा को इंट्रोड्यूस करूंगा जो हमारी डेडिकेटेड डाइट कंसल्टेंट है प्रोत्साहन प्रोग्राम के लिए। और ये आपके और मैं उनके साथ मिलकर आपके सारे सवालों का फीडबैक का जवाब देने की अपने बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज़ से कोशिश करूंगा।